हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आप यूट्यूब चैनल वीपी ऑब्जेक्टिव जेडट के आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। दोस्तों, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में पूछा गया वही क्वेश्चन है और यह साइंस का क्वेश्चन। इसमें हम 20 क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले और बेहतरीन से करने वाले। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर जाए। तो चलते हैं दोस्तों, अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि खदानों जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट और डी विटामिन व खनिज लवण। तो यह जो दोस्तों अनाज दिया हुआ है खदानों जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, ये सभी से हमें जो प्राप्त होता है दोस्तों वो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है प्रोटीन। दोस्तों, प्रोटीन कौन चीज़ से मिलता है, यानी कि कौन सा खदान फसल से मिलता है? तो यह दोस्तों जो है दलहनी फसल से मिलता है। किससे? दलहनी फसल से मिलता है, जैसे मूंग, चना, मटर, ये सभी से हमें प्रोटीन मिलता है। और इसके बाद सोयाबीन से भी प्रोटीन मिलता है, सोयाबीन से। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है वसा। वसा हमें दूध से मिलता है, तेल से मिलता है, तिलहनी फसल से वसा मिलता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में समीकरण तो नहीं दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है? ए C5H10, बी C2H4, सी C3H8 और डी C2H6। तो फल पकाने वाला कौन सा है इसमें दोस्तों? तो फल पकाने वाला जो है वह C2H4 है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जल का क्वथनांक डैश है? ए 0 डिग्री वायुमंडलीय दाब पर, बी 100 डिग्री सेल्सियस पर, सी 273 केल्विन वायुमंडलीय दाब पर और डी 0 केल्विन वायुमंडलीय दाब पे। तो जल का क्वथनांक जो होता है दोस्तों वो कितना होता है? तो यह दोस्तों होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है विटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का प्रयोग किया था? ए 1, 2, बी में 3, सी 4 और डी 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कि विटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का प्रयोग किया था, तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के बचाव के लिए दिया जाता है? ए डीपीटी टीका, बी बीसीजी टीका, सी टीएबी टीका और डी एचआईवी टीका। तो एचआईवी टीका, तो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए जो टीका दिया जाता है दोस्तों वह डीपीटी दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ओजोन परत में ह्रास इनमें से किसके कारण होता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, नाइट्रस ऑक्साइड के कारण और सी मीथेन के कारण, डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो ओजोन में जो परत जो ह्रास होता है, ओजोन परत का जो ह्रास होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कारण होता है। इसका CFC जो कहते हैं जिसे दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? ए जीवीय, बी अजीवीय, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक पर्यावरण में जो सम्मिलित है वो कौन सा है? तो दोनों है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पुरुष स्तरीकरण की एक विधि में है?
स्त्रीकरण की एक विधि में है वो कौन सा पुरुष है? यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। ए में है वेसेक्टोमी यानी नसबंदी, बी गोलियां, सी कापर टी मतलब, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा वेसेक्टोमी यानी नसबंदी। यह पुरुष से संबंधित है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। गोलियां यह स्त्री से संबंधित है, कापर टी भी स्त्री से संबंधित है और यह एक टेबलेट ही दोस्तों है और यह दोनों स्त्री से ही संबंधित है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और दोस्तों यह न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल बी क्या कर रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण इतना 4 मीटर पर सेकंड है और 2 सेकंड पश्चात इसकी चाल क्या होगी? ए 8 मीटर पर सेकंड, बी 12 मीटर पर सेकंड, सी 16 मीटर पर सेकंड और डी 28 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे दोस्तों चाल पूछ रहा है तो चाल क्या होगा दोस्तों? पहला है यहाँ पे जो दिया हुआ दोस्तों उसको हम लिख लेंगे। हमें दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि 20 मीटर दोस्तों, इसे 20 मीटर जो है यू बराबर 20 मीटर हो गया स्क्वायर प्रति रफ्तार की चाल से एक सरल रेखा पथ पर चल रही बस का त्वरण ए बराबर दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड। कितना? 2 सेकेंड दोस्तों। ये सभी हमें दिया है और इसका सूत्र होता है दोस्तों v बराबर u प्लस ए टी। दोस्तों यह सूत्र होता है। तो यहाँ पे हम बैठा देंगे इसको। u हमको 20 दिया हुआ है, a 4 हो गया और t हमें 2 यानी कि ये दोनों 8 हो जाएगा और 20 8 28। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो 28 मीटर पर सेकंड होगा। क्या हुआ? 28 मीटर पर सेकंड। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यह भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन यह है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, यह भार बराबर होगा ए 19.6 एन यानी न्यूटन, बी 196 न्यूटन, सी 19 गुना 10 पर 5 डाइन और डी 1960 डाइन यानी कि 1960 डाइन। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यह क्या होगा? 1196 न्यूटन होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों ये कैसे होगा? भार बराबर पता होगा आपको कि mg होता है। क्या होता है? mg। हमें द्रव्यमान दिया हुआ है 20 और g का मान जो होता है दोस्तों, g का जो मान होता है वो 9.8 न्यूटन होता है और एक 10 न्यूटन होता है। तो इसमें से हमको 9.8 न्यूटन या फिक्स मान हुआ तो यही लेंगे हम। इसको 10 न बुराएं 10, ये से 0 से 0 तो ये दोनों को गुना करेंगे 8 दूनी 16 में 1 18 1 19 196 न्यूटन हो गया। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है। जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तब उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। तो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन क्या होगा? ए 10 न्यूटन, बी 8 न्यूटन, सी 12 न्यूटन और डी 2 न्यूटन। ये दोस्तों उत्प्लावन से संबंधित है कि कितना जल हटेगा और वस्तु कितना जगह छेकेगा। तो वही है आर्किमिडीज के सिद्धांत से यह है। तो दोस्तों इनका जो सूत्र होता है विस्थापन जल का भार जो होता है वह डुबाई गई वस्तु के भार में कमी के बराबर होता है यानी कि W2 माइनस W1 से संबंधित होता है। क्या होता है दोस्तों? W2 माइनस W1। तो इससे होता है तो W2 हमें कितना दिया है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन माइनस और W1 8 न्यूटन दिया हुआ है। जब इसको घटाएंगे दोस्तों तो 2 न्यूटन। कितना? 2 न्यूटन होगा, 2 न्यूटन होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि
मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर यानी कि सुनने का जो परिसर है वो कितना से कितना है, यानी रेंज कितना से कितना है। ए 20 हर्ट्ज से कम, बी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, सी लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, और डी 25 किलो हर्ट्ज से ऊपर। तो 20 हर्ट्ज से कम मनुष्य नहीं सुन पाता है दोस्तों। इससे कम कुत्ता, चमगादड़ सब सुनता है। और 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा मनुष्य नहीं सुन पाता है। ये इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होता है उसको कहते हैं अल्ट्रा योनिक ध्वनि, और 20 हर्ट्ज से जो कम होता है दोस्तों, 20 हर्ट्ज से कम, इसको कहते हैं इंफ्रासोनिक ध्वनि। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया। ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधनों को बांटा गया दोस्तों, कितने भागों में बांटा। तो दोस्तों इसे 2 भागों में बांटा गया। कितने? 2 भागों में बांटा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती। 1, ए में दिया हुआ है 0.1, बी में 0.2, सी में दिया है 0.4 और डी में दिया है 0.7808। तो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है दोस्तों वह कितना होता है दोस्तों, यह होता है 0.7808। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। ए 1992, बी 1994, सी 1996 और डी 1999। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन किया गया दोस्तों, यह किया गया 1992 में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। ए जल, बी कोयला, सी पेट्रोलियम और डी इनमें से कोई नहीं। तापीय ऊर्जा के उत्पादन में जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वह पदार्थ है कोयला। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, कह रहा है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है। ए वाट, बी वाट पर घंटा, सी 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट घंटा और डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत ऊर्जा को जो वाणिज्यिक इकाई है दोस्तों, यह इकाई कौन सा है, तो 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट घंटा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है दोस्तों, इतना। यह भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों समतुल्य यानी प्रतिरोध और श्रेणी से दिया हुआ है, और बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है कि चित्र में प्रदर्शित विद्युत परिपथ के बिंदु ए तथा बी बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। ये दोस्तों दिया हुआ है, और इसमें कह रहा है समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए ए और बी के बीच। तो दोस्तों इसको जो बनाएंगे हम, तो इसका बहुत ही बेहतरीन से बनता है। ये दोस्तों यहाँ से यहाँ सीधे जाएगा, फिर यह यहाँ से यहाँ, यह जो दोस्तों है जो श्रेणी में होता है, फिर जो बराबर में होता है उसको समांतर कहते हैं। यह आप पहले याद रखिए। तो दोस्तों यह याद आप कर चुके हैं, तो यहाँ से हम सबको हम तोड़ के बताते जाएंगे। ए हो गया, इसको हम मान लेते हैं सी, और इसको मान लेते हैं क्या दोस्तों, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं ई, और यहाँ पे इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, तो सी और डी, उसके बाद डी और ई जो है दोस्तों, यह प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, किसमें, यहाँ से यहाँ तक जो है यह श्रेणी क्रम में है, जो कि लगातार होता है। तो श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी का सूत्र होता है R बराबर R1 + R2, यही होता है। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। कितना, 6। यह ओम हो गया, 6 ओम यहाँ पे हो गया। इसके बाद दोस्तों चलेंगे R सी डी और ई में, कहाँ पे, सी डी और ई में। उसके बाद सी और ई में, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यह समांतर में हो जाए।
ये दोस्तों एक हो गया, उसके बाद ये दूसरा। तो ये दोनों जब बनेगा तो ये समांतर होगा। समांतर का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। इसी तरह होता है। तो यहाँ पे 6 हो गया था r, तो यहाँ पे 3 है, ये एक 3 हो गया, ये एक 6 हो गया। तो 1/6 प्लस 1/3, जब इसका एलसीएम लोगे 6 होगा, 1 प्लस 2 यानी 3 दूनी 6 2, तो 3 से कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। यानी कि r बराबर यहाँ पे उलट जाते हैं दोस्तों, तो r बराबर 2 हमको यहाँ पे 2 ओम हो गया। ये क्या बन गया, 2 ओम हो गया दोस्तों। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे बताते हैं। उम्मीद है नोट कर चुके होंगे। तो r बराबर 6 ओम हो गया एक ठो ये, और इसके बाद r बराबर 2 ओम हो गया। तो ये दोस्तों पूरा हो गया 2 ओम। फिर ये बाकी है और ये बाकी है, इसको हम बताते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। r बराबर दोस्तों कितना निकला था, 2 ओम निकला था, ठीक। तो उसके बाद ये बाकी था, ये बाकी था, ये और ये हो जाता है श्रेणी में। फिर किस में आ जाते हैं दोस्तों, श्रेणी में। श्रेणी का सूत्र था r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3। तो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, और 2 हम निकाले थे। 3 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि यहाँ पे 2 हो जाता है। तो 3 2 5 3 8, यहाँ पे 8 ओम हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 8 ओम होगा। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आ गई होंगी, तो कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, और डी कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में जो दोस्तों उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। उत्तल दर्पण का दोस्तों प्रयोग करते हैं गाड़ी के साइड मिरर में, मोटरसाइकिल सबके जो साइड में लगा रहता है दर्पण, वो इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु छोटा सा दिखाई देता है और बहुत ही फ्रेश अच्छे से दिखाई देता है। और अवतल दर्पण में क्या है कि यह बड़ा दिखाई देता है, ये छोटा, उत्तल में छोटा दिखाई देता है और अवतल में बड़ा दिखाई देता है कोई भी वस्तु। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे अंत तक यह वीडियो देखते देखते। अगर नहीं किए तो एक बार फिर से कहेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर अगर यहाँ से छूट जाए तो फिर यह वीडियो आपको जल्दी नहीं मिल पाएगा, इसलिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।